इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टिश्यू फॉर्मेशन और रिपेयर के बारे में। टिश्यू फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। सेल्स एक साथ आके एक साथ मिलके टिश्यूज बन जाते हैं। टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स एज वेल एज इंटरसेलुलर मटेरियल्स इन वेरियस प्रोपोर्शंस। तो टिश्यूज में एक प्रकार के या अलग अलग प्रकार के सेल्स भी होंगे और इंटरसेलुलर मटेरियल्स भी होंगे और वेरियस प्रोपोर्शंस में होंगे, वेरियस क्वांटिटी पे होगा। वन component of the intercellular material may be main component in each type of tissues। हर प्रकार के टिश्यूज़ में एक जो कंपोनेंट जो होगा उस टिश्यू के अकॉर्डिंग उनके जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो ज़्यादा होगा, मेन कंपोनेंट होंगे। जैसे एग्जांपल आप यहाँ देखें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। जैसे नर्वस टिश्यू में नर्व सेल ज़्यादा होगा, उसका जो वो होगा मेन कंपोनेंट। एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल सेल्स मेन कंपोनेंट होंगे। मस्कुलर टिश्यू में मसल सेल्स मेन कंपोनेंट होगा। So one component of the intercellular material may be the main component in each type of tissues. For example, in nervous tissue, nerve cells will be the main component, and in connective tissue, fibrous material will be the main component in it. And tissue is described as a group of cells. ये group of cells है having structural and functional similarities and इंटरसेलुलर मटेरियल। सो उसमें सेल्स होगा जिसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलैरिटी होगा उन सेल्स की, और इंटरसेलुलर मटेरियल्स भी इस टिश्यू में होंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी द सेल्स अंडरगो स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे डेवलप हो जाते हैं साथ साथ में सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं। ड्यूरिंग स्पेशलाइजेशन cells come together based on the functional and structural similarities to form body tissues। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की जो सेल्स एक साथ आके बॉडी टिश्यूज बन जाते हैं। एंड दिस अरेंजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क इन द बॉडी। बॉडी में से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में ये मदद करते हैं और डिवीजन ऑफ वर्क में मदद करते हैं। हर टिश्यू की जो वर्क है, फंक्शन है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो when tissues are assembled in various proportions that lead to formation of organs। जब ये tissues various proportions में एक साथ आएगा और वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम एक ऑर्गन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टमक एक ऑर्गन है। उस स्टमक में वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है। जैसे यहाँ पे मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है। तो इस प्रकार के ये सारे जो टिश्यूज़ वेरियस प्रोपोर्शंस में आके एक ऑर्गन बनाते हैं। The organization of tissues within an organ determines the structure as well as the functions of a particular organ। तो टिश्यूज़ किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है, किस प्रोपोर्शंस में है, तो किस क्वांटिटी में है हर ऑर्गन में, उसके अकॉर्डिंग वो उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटरमिन करते हैं। Millions of cells are being destroyed every minute in the body in an adult। अडल्ट में मिलियंस ऑफ सेल्स हर मिनट में डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। These cells are replaced by division of living cells। इन जो लिविंग सेल्स है, जो वो लिविंग सेल्स वो रिप्लेस करेंगे उन डेड सेल्स को बाय मल्टीप्लिकेशन। वो अपने आप मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होके उन सेल्स को रिप्लेस करते हैं जो डिस्ट्रॉय होके शेड ऑफ हो रहा है, झड़ जा रहा है। तो डिविजन ऑफ सेल्स occur through a process of mitosis and meiosis। माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू डिविजन ऑफ सेल्स हो रहा है। तो मियोसिस एंड माइटोसिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम ए स्टेज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग सेल जैसे जाइगोट है, वन सेल जो साइगॉट, तो वहाँ से लेके एक मेच्योर ह्यूमन बीइंग जहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो वो वहाँ तक पहुँचाने में ये माइटोसिस और मियोसिस जो सेल डिवीजन मदद करते हैं।
Two daughter cells are formed through process of mitosis. Mitosis के थ्रू टू डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस भी किया था सेल डिविजन में. Each daughter cell will contain 46 chromosomes. Through cell division, the genetic material contained within the nucleus is distributed equally among the two daughter cells. दोनों daughter cells को equally genetic material और जो cell के जो components है वो divide करके देते हैं. And meiosis जो है, this is a highly specialized process है which involved division of germ cells. यहाँ पे gametes की division हो रहा है, सच एज स्पर्मेटोजोआ, मेल्स में स्पर्मेटोजोआ और फीमेल्स में ओवा के जो डिवीजन है उस वो मियोसिस के थ्रू हो रहा है. ड्यूरिंग मियोसिस ईच गैमेट अंडरगो टू न्यूक्लियर डिविजन्स हो रहा है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है. तो each daughter cell will contain a haploid set of chromosomes. Haploid mean half the number of chromosomes. Half sperm में, half ova में, मतलब 23 sperm में, 23 ova में, together 46 होगा जब zygote या fertilize होके zygote बनेंगे, 46 chromosomes के बनेंगे. और ये सेल्स फिर एक साथ आके टिश्यू होगा, उसी को टिश्यू फॉर्मेशन कहते हैं. अब आते हैं टिश्यू रिपेयर और रीजनरेशन. टिश्यू जब डैमेज होगा, वुंड होंगे, कट होगा, इंजरी होगा, तो उस टिश्यू कैसे रिपेयर हो रहा है, कैसे उसका रीजनरेशन हो रहा है. टिश्यूज ऑफ द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू हील आफ्टर इंजरी. टिश्यूज़ को हील करने की क्षमता रखते हैं इंजरी के बाद. सो मैकेनिज्म थ्रू विच द टिश्यूज हील themselves is a complex process. एक complex process है वो mechanism. So believed that regenerative events can be classified into 3 categories. 3 categories में इस regenerative events को classify कर सकते हैं: tissue repair, tissue regeneration and tissue replacement. ये 3 है, tissue repair, tissue regeneration और tissue replacement हम discuss करेंगे. So tissue repair is the restoration of the structure and functions of a tissue after an injury. एक इंजरी के बाद टिश्यू के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को रिस्टोर करना, तो उसको दोबारा उसी लेवल पे लेके आना. या टिश्यू रिपेयर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ 3 प्रोसेसेस सच एज इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड रिमॉडलिंग. टिश्यू रिपेयर में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है. एक तो इन्फ्लेमेशन, देन दूसरा जो है प्रोलिफरेशन एंड तीसरा जो है रिमॉडलिंग. सबसे पहले देखेंगे इन्फ्लेमेशन. तो ब्लड लीकिंग फ्रॉम एन इंजर्ड ब्लड वेसल. इंजर्ड ब्लड वेसल से ब्लड लीक होगा क्योंकि वहाँ पे कट हुआ है, इंजरी हुआ है, तो अंडरगोज कोयागुलेशन एट द साइट ऑफ इंजरी. उस साइट ऑफ इंजरी पे कोयागुलेशन होगा, ब्लड क्लोटिंग होगा, ब्लड जम जाएंगे. So coagulation promotes formation of a fibrin network. ये fibrin network formation होगा, वहाँ पे जाल जैसा fibrin network formation होगा. ये fibrin network, on the fibrin network platelets come and form a platelet plug. So platelets वहाँ पे rush करके वो वहाँ पे आ जाएगा और प्लेटलेट का एक प्लग बन जाएंगे. एक उसको उस ब्लीडिंग वेसल को सील कर देंगे. जहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे आप देखो जो ब्लड यूज़ कर रहा है, ब्लड निकल रहा है, वहाँ पे प्लेटलेट्स आ गया और फाइब्रिन नेटवर्क के साथ मिलके वो वहाँ पे क्या बनाया, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है. ये कोलाजन फाइबर्स भी है और उसमें आके फंस जाते हैं और यहाँ पे एक प्लेटलेट का एक प्लग बन जाते हैं और वो ब्लीडिंग को, फर्दर ब्लीडिंग को रोकने में मदद करेगा. प्लेटलेट प्लग प्रिवेंट्स बोथ फर्दर ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन से भी बचा रहे हैं और ब्लीडिंग को भी रोक रहा है. ड्यूरिंग द प्रोसेस न्यूट्रोफिल्स एंड अदर ल्यूकोसाइट्स. न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स है, दे ऑल रश टू द साइट ऑफ इंजरी. वो भी इंजरी के साइट पे आ जाएंगे. एंड ल्यूकोसाइट्स डिस्ट्रॉय एनी इन्वेडिंग पैथोजेंस. इन्वेडिंग पैथोजन को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे. एज वेल एज डिस्ट्रॉय एनी रिमेनिंग डैमेज्ड टिश्यू या सेल डेब्रिस है या डैमेज टिश्यू है, उसको भी ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे.
इट ऑकर विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी। ये सब 24 घंटे के बाद के अंदर, इंजरी के 24 घंटे के अंदर हो रहा है, पहला दिन ही हो रहा है ये सब चीज़ें। एंड अराउंड 48 आवर्स, सेकेंड डे तक देयर विल बी रिलीज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे नेसेसरी फॉर द प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ द रिपेयर के प्रोलिफरेटिव सेल की मल्टीप्लिकेशन होना है वहाँ पे, क्योंकि सेल डैमेज हो रखा, सो सेल लॉस हो रखा वहाँ पे, तो उसमें वहाँ पे प्रोलिफरेशन स्टेज होगा, तो उसके लिए ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा। देन नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेशन फेज बिगिंस विथ एंजियोजेनेसिस। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल, genesis means formation. So yes, this is a formation in which growth factors promote the development of new blood vessels. New blood vessels की development होगा from the growth factors. Growth factors उसको promote करेंगे, new blood vessels वहाँ पे develop होगा, and it leading to the increased blood flow to the site of injury. Site of injury पे blood flow increase होगा within 5 days after injury. इंजरी के अंदर 5 दिन के अंदर वहाँ पे ब्लड एंजियोजेनेसिस होंगे, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होंगे वहाँ पे। साइमल्टेनियसली ग्रैनुलेशन टिश्यू इज़ फॉर्म्ड। बहुत नाजुक सा जो टिश्यू है वो वहाँ पे इन फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट एंड सिंथेसिस ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स एंड इंक्रीज्ड साइटोकाइन प्रोडक्शन फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट। तो इन सभी की वजह से वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है फाइब्रोब्लास्ट के प्रोलिफरेशन से, कोलाजन और इलास्टिक फाइबर्स के फॉर्मेशन से, साइटोकाइन के प्रोडक्शन से, ये सब ग्रैनुलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू है जो फॉर्मेशन हो रहा। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रोलिफरेशन फेज इज कंट्रैक्शन ऑफ द वुंड इटसेल्फ। वुंड जो है वो कंट्रैक्ट होगा एंड रीग्रोथ ऑफ द एपिथेलियम है उसका रीग्रोथ होने लगेगा और वुंड जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मायोफाइब्रोब्लास्ट इन द स्मूथ मसल, वो जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट टू मिनिमाइज द वुंड एरिया को कम करने के लिए। ये मायोफाइब्रोब्लास्ट जो उसके चारों तरफ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और वुंड की जो साइज़ है, एरिया है, वो उसको कम कर देंगे। एंड फाइब्रोब्लास्ट सेक्रेट कोलाजन एंड ये कोलाजन विच कंबाइंस विथ फाइब्रिन एंड फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रिन और फाइब्रोनेक्टिन के साथ वो कंबाइन होगा एंड प्रोवाइड है फ्रेमवर्क, एक जाल जैसा फ्रेमवर्क बनाएंगे ऑन विच न्यू एपिथेलियल सेल्स कैन बी डेवलप्ड। उस फ्रेमवर्क पे नए एपिथेलियल सेल्स है वो डेवलप हो जाएंगे। एक तो कंट्रैक्शन हो रहा है, वुंड एरिया को कम कर रहा है और यहाँ पे कोलाजन सेक्रेट कर रहा है और ये इनके साथ मिलके एक फाइब्रिन फ्रेमवर्क बना रहे हैं जहाँ पे एपिथेलियल सेल्स, न्यू एपिथेलियल सेल डेवलप भी हो रहा है। ये एपिथेलियल सेल जब मल्टीप्लाई होगा, प्रोलिफरेट होगा एंड migrate to other fibronectin, migrate over the fibronectin network framework, फाइब्रोनेक्टिन फ्रेमवर्क के ऊपर वो माइग्रेट करेंगे एंड दिस फिल्स द वुंड एरिया को फिल कर देंगे। एंड द प्रोलिफरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टिश्यू रिपेयर में ये प्रोलिफरेशन, इस प्रकार के सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है। वो मल्टीप्लाई होकर इस फ्रेमवर्क के ऊपर आके वो सेटल डाउन हो रहा है और वुंड एरिया को सील कर रहा है, वुंड एरिया को फिल कर रहा है। नेक्स्ट है रीमॉडलिंग। द ल्यूकोसाइट्स बिगिन टू लीव द वुंड एरिया। वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स है वो वुंड एरिया को छोड़ रहा है एंड डायलेटेड ब्लड वेसल्स बिकम स्मॉलर। जो ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए डायलेट हो रखा था वो छोटा हो जाएंगे अराउंड 2 वीक्स आफ्टर इंजरी के 2 हफ्ते के अंदर ये हो रहा। ग्रैनुलेशन टिश्यू इज़ रीमॉडल टू स्कार टिश्यू। ये ग्रैनुलेशन टिश्यू जो पहले बना था वो अब बन रहा है, वो स्कार बन रहा है, स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं स्कार टिश्यू में फॉर्मेशन हो रहा है। द स्कार टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, उसमें फाइब्रोब्लास्ट होगा, कोलाजन होंगे, इलास्टिक टिश्यू वगैरह होगा इस स्कार टिश्यू में। वुंड विल बी फिल्ड बाय ए स्कार एंड ए न्यू इंटैक्ट डर्मिस। एक इंटैक्ट डर्मिस डेवलप होगा नया और ये जो वुंड है वहाँ पे स्कार फिल करेंगे। तो ये स्कार आप देख सकते हैं, तो वुंड एरिया पे स्कार आ गया
और एक इंटैक्ट डर्मिस डेवलप है, एपिडर्मिस डेवलप हो रहा है. Okay? Right. The new and thicker collagen fibers are also getting developed. Collagen fibers भी वहाँ पे develop हो रहा है, नया develop हो रहा है, which increases the strength of the injured area. Injured area की strength को वो बढ़ाने में मदद करते हैं. The contraction of the tissue surrounding the scar, scar के चारों तरफ के जो 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 tissue है वो contract हो रहा है. The the contraction of the tissue surrounding the scar continue वो for several years, वो several years तक वो चलता रहेगा and helps in reducing the scar area gradually, धीरे धीरे वो scar area को reduce करने में मदद करेगा ये. नेक्स्ट जो है टिश्यू रीजनरेशन. टिश्यू रीजनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सेकेंड स्टेप है. राइट, सी टिश्यू रीजनरेशन इट ऑकर्स आफ्टर द टिश्यू रिपेयर प्रोसेस. टिश्यू रिपेयर प्रोसेस जैसे ख़त्म हो गया उसके बाद होने वाला है टिश्यू रीजनरेशन. इट हेल्प्स टू रिस्टोर बोथ द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डैमेज टिश्यू टू द प्री इंजरी स्टेट या प्रीवियस नॉर्मल स्टेट. प्रीवियस जो पहले जैसा था उस स्थिति में प्री इंजरी स्टेट पे वापस उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस को लेके आने में ये टिश्यू रीजनरेशन मदद करते हैं. रिस्टोर बोथ फंक्शनल functions and structure of a damaged tissue to a pre-injury state. The cells within the tissue must have proliferative ability. तो ये इस टिश्यू के अंदर proliferative ability, उन सेल्स को proliferative ability होना चाहिए for undergoing tissue regeneration. तो टिश्यू रीजनरेशन के लिए proliferative ability होना ज़रूरी है, मल्टीप्लिकेशन की एबिलिटी होना ज़रूरी है. टिश्यू रीजनरेशन occurs continuously as older cells are being replaced by new cells. पुराने जो सेल्स को न्यू सेल से रिप्लेस कर रहा है. द नेक्स्ट है टिश्यू रिप्लेसमेंट. Tissue replacement occurs when injury occurs in a tissue in which cells are in a non-dividing state. जब पे cells है वो non-dividing है, वो cell multiply नहीं हो पा रहा. In such case, tissue is not capable of repair. वो tissue repair हो ही नहीं सकता. तो for example, cardiac tissue. तो tissue replacement also occurs when injury is too severe to be repaired. इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो उस कंडीशन में हियर द डैमेज टिश्यू इज़ रिप्लेस्ड बाय ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ये डैमेज टिश्यू को फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस किया जा रहा है. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्कार. ये सीधा स्कार बन जाएंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द टिश्यू फॉर्मेशन एंड टिश्यू रिपेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.